साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के एमसीक्यू। ये सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं है बल्कि एक विस्तृत व्याख्या के साथ भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा ये जीवन में नॉलेज के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको कानूनी जानकारी नहीं होती है तो आए ना आए दिन हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भले ही हमारी आवश्यकता न हो, लेकिन फिर भी कानून का ज्ञान रखना हर व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की। तो इससे पहले जान लें कुछ बातें। भारतीय न्याय संहिता 2023, इससे पूर्व भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड था। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय संसद के द्वारा लाया गया और इसे कानूनी जामा पहनाया गया। भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। इसमें हर चीज को कवर किया गया है। ट्रायल कैसे पूरा हो, न्याय कैसे मिले और नया दंड भी एक जोड़ा गया है जिसे सामुदायिक सेवा कहा गया है। सामुदायिक सेवा जो कम सजा से संबंधित अपराध हैं, उनमें अभियुक्त को सीधे जेल न भेजकर समाज में ही रहकर कुछ करने के लिए न्यायालय के द्वारा आदेशित किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू हुआ? तो लागू होने की जो डेट है वो है साथियों 1 जनवरी 2023। और अगर बात की जाए राष्ट्रपति की स्वीकृति के संबंध में तो 25 दिसंबर 2023 को जो है इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 25 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया। इसमें एक सेक्शन है, उसको छोड़कर इस जो है धारा 106 का जो है सब सेक्शन 2, इसको छोड़कर शेष जो अधिनियम है, संहिता है, वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई। इसमें काफी विरोध हुआ था, पूरे देश भर के ड्राइवरों के द्वारा विरोध किया गया था। तब सरकार के द्वारा इस पर 106 सब सेक्शन 2 को छोड़कर शेष संहिता को लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2024 से। 106 में ऐसा क्या है? 106 जो है बात बताता है कि कोई भी चालक नेग्लिजेंसी में अगर कोई दुर्घटना कारित कर देता है या उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर वो उसकी डेथ हो जाती है और वह चालक
संबंधित थाने को सूचना दिए बिना भाग जाता है, संबंधित थाने को सूचना दिए बिना ही भाग जाता है, तो ऐसे मामलों में धारा 106 सबसेक्शन 2 लागू होगा, इसमें लागू होगा। क्योंकि अगर ऐसे मामलों में बिना सूचना दिए, बिना संबंधित मजिस्ट्रेट या संबंधित पुलिस थाने में, इसके लिए पूरे और सजा का प्रावधान जो है वो 10 वर्ष तक किया गया, तो जिसके विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ। तब सरकार के द्वारा इस प्रावधान को छोड़कर शेष प्रावधान को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया था। और पहले जो सजा थी 304A, इससे पूर्व जो था आईपीसी में वो 304A था। इससे पूर्व जो आईपीसी में था वो 304A था, उसमें था 2 वर्ष का सजा, उसमें कितनी थी 2 वर्ष की, इसलिए इसका विरोध हुआ। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है नंबर 2, भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम संख्यांक कितना है? अधिनियम संख्यांक कितना है? अधिनियम संख्यांक जो है इसका है 45। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम संख्यांक है 45, और जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका जो है 46 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसका अधिनियम संख्यांक है 46। ये है और ये है 47, ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तीनों जो है इसी से रिलेटेड है। के बाद है सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंडादेशों का प्रावधान किया गया है? ये है ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें 6, भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा है 6, उसमें ये बताया गया है धारा 4 में 3 4 की जो है इसमें 6 प्रकार के दंडादेश होंगे। कौन सा? मृत्युदंडादेश, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कारावास। कारावास में साधारण कारावास और कठिन कारावास। उसके बाद में है संपत्ति की जब्ती या कुर्की, और उसके बाद है फाइन यानी कि जुर्माना, और जो नया दंड जोड़ा गया है वो है सामुदायिक सेवा। छठा जो जोड़ा गया है वो है सामुदायिक सेवा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होने से पूर्व के स्थान पर कौन सा अधिनियम था? तो इससे पूर्व भी हम बता चुके हैं शुरुआत में ही, भारतीय न्याय संहिता की जगह पर भारतीय दंड संहिता था, और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी जगह पर दंड प्रक्रिया संहिता थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दस्तावेज को कहां परिभाषित किया गया है? दस्तावेज को जो है कहां परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5।
दस्तावेज को परिभाषित किया गया है 2.8 में। 2.8 में जो है दस्तावेज को परिभाषित किया गया है, और 2.1 में जो है कार्य एक्ट। एक्ट को परिभाषित किया गया है। और 2.4 में जो है वो है कूटकरण। और 2.10 में जो है वो है लिंग। लिंग में पहले 2 शामिल थे, केवल मेल और फीमेल। अब इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया है। अब इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार न्यायाधीश को किस धारा में परिभाषित किया गया है? न्यायाधीश को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अभी हमने पढ़ा था 2.10 में है लिंग को परिभाषित किया गया है। लिंग 3 है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन गया, गलत हो गया। फिर है 2.5। 2.5 जो है 2.5 में जो है परिभाषित किया गया है न्यायालय को, कोर्ट को। किसको? कोर्ट को। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है न्यायाधीश। इसमें जो है कोर्ट को परिभाषित किया गया है। न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है 2.16 में। 2.16 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। और 2.13 जो है बात करता है संश्रय की। संश्रय का मतलब है आश्रय देना। आश्रय देना, ऐसे व्यक्ति को आश्रय देना जो कि अपराधी है, जो कोई अपराध करके आया है और उसको आपके द्वारा अपने घर में या अपने जहां आप रहते हैं वहां आपने उसको छिपा लिया है, आश्रय दिया है, यानी भोजन, पानी, पैसा या किसी प्रकार से सहायता की है, गोला बारूद इत्यादि के संबंध में, तो कहा जाएगा कि आपने उसमें उसको आश्रय दिया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। लोक सेवक को परिभाषित किया गया है 2.28 में। लोक सेवक को परिभाषित किया गया है 2.28 में। और लोक सेवक किसे कहा जाएगा? वैसे तो लोक सेवक की परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन हम इतना समझ लें कि जो व्यक्ति सरकार से वेतन प्राप्त करता है उसे लोक सेवक माना जाएगा। उसे लोक सेवक माना जाएगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, जनता के टैक्स से सरकार से वेतन प्राप्त करता है, उसे लोक सेवक माना जाएगा। 227 में है लोक, पब्लिक। 227 में पब्लिक के बारे में बात की गई है। और 26 में व्यक्ति के बारे में बात की गई है। 21 में जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो चीजें जो जमीन से जुड़ी हों उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। तो इसमें है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2.31 में जो है मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। 30 में विशेष विधि है। विशेष विधि का मतलब है कोई ऐसी विधि, विधानमंडल या संसद के द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि जो किसी विशेष स्थान पर ही लागू हो, लोकल लॉ।
स्पेशल लॉ कहा जाता है, सॉरी, इसे स्पेशल लॉ कहा जाता है। और 33 जो है वो बात करता है स्वेच्छा, और 35 जो है बात करता है महिला। महिला का मतलब है कोई भी आयु की जो महिला है उसे, कोई भी आयु की नारी उसे महिला के इसमें माना जाएगा। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से कोई कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 9 है का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है, का दोषी है। का दोषी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि का एक पुलिस अधिकारी है और उसका कर्तव्य है कि अगर कोई भी अपराध होता है, यह अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है, तो उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। ये धारा 3 में जो साधारण उपवन दिए गए हैं उनके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है सामान्य आशय को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन है 3-5। आईपीसी में धारा 34 था। किसी व्यक्ति को कारावास व जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है। जुर्माना न दे पाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि का 1/4। पहला आंसर सही। और ये कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है धारा 8 में, ये बताया गया है धारा 8 में, बाकी सब गलत है। 12 किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषित किया जाता है तो उसे अधिकतम कितने माह तक की एकांत परिरोध की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति को किसी अदालत के द्वारा दोषित कर दिया जाता है तो उसमें एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा कितनी होगी, उसमें अधिकतम 3 माह तक की सजा हो सकती है। और ये प्रावधान कहाँ दिया गया है, ये प्रावधान दिया गया है धारा 11 में। कहाँ दिया गया है, धारा 11 में। और इसमें जो दिए गए हैं, हाँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर और 7 दिन का कब हो सकता है, जब सजा जो है 1 वर्ष से कम है, 1 वर्ष से कम है। धारा 13 का उचित सावधानी और सतर्कता के साथ कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। का ने कौन सा अपराध किया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे कहा जाता है कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। अगर कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये आईपीसी में जो है 18, इसका सेक्शन नंबर जो है वो 18 है। अगर कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो विधिपूर्ण है और उसमें आप सम्यक सतर्कता और सावधानी के आप कार्य कर रहे हैं, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है, उससे कोई अपराध अगर घटित हो जाता है तो उसे साधारण अपवादों के अंतर्गत, साधारण जनरल एक्सटेंशन है, साधारण अपराधों के अंतर्गत जो है
माना जाता है। अगर इसमें कोई अपराध, अगर वो व्यक्ति मारा जाता है तो उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। धारा अगला क्वेश्चन है 14। किस धारा में कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है? कोई भी कार्य अपराध नहीं है। धारा 20 से बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से कम आयु का है उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध उसके द्वारा कारित किया गया कोई अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एक दुष्प्रेरण में किया जाता है तो इसमें भले ही बालक जो है दंडित न किया जाए, लेकिन दुष्प्रेरक को उसके लिए दंड दिया जाएगा। 21 में बताया गया है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम। धारा 21 बात करता है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का भी कोई बालक अगर कोई अपराध करता है, यदि वो उसको इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो भी उसे साधारण उपवन के अंतर्गत छूट प्राप्त है। और 19 है अधिक हानि को रोकने के लिए कम हानि करना। जैसे इसका एक दृष्टांत दिया है कि एक जो है जलयान का अधिकारी है, चलाने वाला अधिकारी है, और सामने जो है जलयान में 100 से ज्यादा लोग सवार हैं। सामने अचानक पानी के अंदर एक पत्थर जैसे पहाड़, चट्टान दिखाई देती है। यदि वो जहाज की दिशा को न मोड़े तो वो उससे टकराकर डूब जाएगा और 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होना संभव है, हो सकती है। और अगर वो तुरंत इसकी दिशा को बदल दे तो 2 व्यक्तियों वाली नाव को वो डुबो सकता है और उसे हो सकता है वो बचाकर निकल जाए। अगर उसे बचाने के उसमें वो 2 व्यक्तियों वाली नाव को डुबो भी देता है तो उसे इस तरह का लाभ मिलेगा और उसे कोई अपराध नहीं माना जाएगा। 22 जो है वो विकृतचित्ता से संबंधित है। विकृतचित्ता की स्थिति में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। अगला है 15। कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? सॉरी, ये पारित लिख गया है, यहाँ पर मृत्यु कारित करने तक है। मृत्यु कारित करने तक होता है। कब? जब हमले का परिणाम मृत्यु हो, हमले का परिणाम घोर उपाधि हो, बलात्कार करने का आशय हो। लेकिन तीनों स्थितियों में अगर जो है तीनों स्थितियां हैं तो आपको शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित करने तक का भी अधिकार है। कब? जब हमला ऐसा हो कि इससे लगे कि मृत्यु हो सकती है, या हमला ऐसा हो इससे कि घोर उपाधि हो सकती है, या बलात्कार करने के आशय से हमला किया गया हो। कब? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक होता है। कब? या तो लूट में, सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद घर में घुसना, या उपर्युक्त दोनों। तो इसमें सही है उपर्युक्त दोनों। 17। यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करने के पश्चात अपराध कर दिया जाता है, तब दुष्प्रेरक को किस दंड से
दंडित किया जाएगा। कब दुष्प्रेरक को किस दंड से दंडित किया जाएगा? ये जो है 7 वर्ष तक के कारावास। धारा है 55, धारा 55, 7 वर्ष तक के कारावास। अगला है 18 का एक संदूक को तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, परंतु संदूक तोड़ने के बाद उसमें कोई आभूषण नहीं निकलता है। का ने किस धारा के तहत अपराध किया है? का यहाँ पे होगा का। का ने किस धारा के तहत अपराध किया है? इसमें जो है धारा 62 के तहत। ऑप्शन नंबर सी है, धारा 62 के तहत। और धारा 60 में दिया गया है कारावास की परिकल्पना को छिपाना। अगर किसी ने कोई अपराध किया है और आप उसे सजा से बचाने के लिए उसको छिपा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप जो है अपराधी होंगे। 61 में जो है बताया गया है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और अपराधों के संबंध में प्रयत्न के संबंध में भारतीय न्याय संहिता के किस अध्याय में प्रावधान किया गया है? 19 में जो है अध्याय 4 धारा 45 से लेकर 62 तक। अध्याय 3 में जो है साधारण उपबंध है 14 से लेकर 44 तक। अध्याय 5 जो है महिलाओं और बालकों के अपराध से संबंधित है। अध्याय 6 है मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अगला क्वेश्चन नंबर है 20 बलात्संग के अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? बलात्संग के अपराध को धारा 63 में जो है परिभाषित किया गया है। 64 में इसके दंड के बारे में बताया गया है। 65 जो है बात करता है कि अगर जो पीड़िता है उसकी उम्र 12 वर्ष से कम है और 16 वर्ष से कम है, दोनों की स्थिति में आजीवन कारावास तो है ही। अगर 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्संग का अपराध कारित किया जाता है तो उसमें जुर्माना, मृत्युदंड और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। न्यूनतम कारावास जो है आजीवन कारावास होगा। तो भाई साथियों, ये था धारा 1 से 20 तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, संतोषजनक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।